Hello student, my name is Manish Dubey. This is the lecture of metrology and measuring instrument from RBS Polytechnic, बिजपुरी आगरा। जैसा कि हम लोग मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पढ़ रहे थे, डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और किस तरह से उसका यूज करते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें नया चैप्टर का नाम है इंस्ट्रूमेंटेशन। इसको हिंदी में कहते हैं माप यंत्रण। इसका हिंदी नाम है माप यंत्रण। देखिए, इसमें क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जैसे जो भी मैकेनिकल क्वांटिटी होती है। मैकेनिकल क्वांटिटी मीन्स जैसे मैकेनिकल पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ आपको। मैकेनिकल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, टॉर्क हो गया, स्ट्रेन हो गया। इन सब को मेजर करने के लिए और टॉर्क को मेजर करने के लिए ये सब एंगुलर वेलोसिटी भी मेजर कर सकते हैं। इन सब को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रयोग में लाते हैं, वही इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे। चलिए, इन सब इंस्ट्रूमेंट के पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ट्रांसड्यूसर। देखिए, इसका हिंदी नाम भी ट्रांसड्यूसर होता है, इंग्लिश नाम भी ट्रांसड्यूसर है, दोनों नाम ट्रांसड्यूसर है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जैसा कि देखिए, आप लोग इस चैप्टर में पढ़े इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में कि जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या करता है। इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी माप यंत्रण है, मीन जो वेलोसिटी नापता है, डिस्प्लेसमेंट नापता है, जैसे मैंने बताया था, जो भी मैकेनिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, स्ट्रेन को मेजर करना है, तो तो इंस्ट्रूमेंट जो भी हम प्रयोग करते हैं, अगर हम इंस्ट्रूमेंट जो भी प्रयोग करेंगे तो उसमें हम ट्रांसड्यूसर का भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ट्रांसड्यूसर डिफरेंट टाइप के ट्रांसड्यूसर यूज करेंगे, इसलिए मुझे ट्रांसड्यूसर पढ़ाना पड़ रहा है आपको। समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर, इसका हिंदी नाम इंग्लिश नाम दोनों सेम है। ट्रांसड्यूसर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यूजुअली ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट ए सिग्नल इन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू सिग्नल इन अदर फॉर्म। जैसा कि आप लोग जानते हो, एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। मीन्स एनर्जी को ना ही पैदा किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसी तरह से जो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ये एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। मीन्स कैसे एनर्जी को, किस तरह का एनर्जी, जैसे मान लो, इसको अदर वर्ड में भी कह सकते हैं, एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में। मीन्स देखिए, सिग्नल में क्या होता है, जैसे नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में, आप लोग इलेक्ट्रिक सिग्नल देखे हो ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कैसे कैसे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल में पोटेंशियल हो गया, करंट हो गया, इन सब में कन्वर्ट करता है ट्रांसड्यूसर। जैसे अगर मान लो इनपुट आप कुछ दोगे तो आउटपुट, जैसे इनपुट कुछ दोगे, कन्वर्ट होके में कौन कन्वर्ट करेगा इसको, ट्रांसड्यूसर। जो भी इनपुट दोगे, ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करके आउटपुट में दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। समझ में आ गया? तो इनपुट कौन कौन से दे सकते हो आप, रजिस्टेंस दे सकते हो, रजिस्टेंस दे सकते हो, कैपेसिटेंस दे सकते हो, इंडक्टेंस दे सकते हो, स्ट्रेस दे सकते हो, स्ट्रेन दे सकते हो, हीट दे सकते हो। ये इनपुट हो गया। आउटपुट में क्या मिलेगा हमें, फोर्स मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है, प्रेशर, साउंड, वोल्टेज, करंट, ये सब हमें आउटपुट सिग्नल मिल सकता है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है ट्रांसड्यूसर को। समझ में आ गया? एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और भी आप जानते हो कि किसी भी जैसे मापन प्रणाली में या जो भी मेजरिंग सिस्टम होता है में नापी जाने वाली राशियाँ, जो भी मेजर करते हो राशियाँ, वो प्राय अविद्युत होती है, मतलब नॉन इलेक्ट्रिक होती हैं। जैसे आप क्या नापते हो, जैसे प्रेशर नापते हो, प्रेशर, बल नापते हो, दाब,
अब दाब तो बात हो गई, प्रेशर कोई दाब का इंग्लिश में। तापमान, गति, विस्थापन, ये सभी कौन सी राशियाँ हैं? ये अविद्युत राशियाँ हैं। बिग स्ट्रेन, तो इन्हें मापने के लिए ये अगर मान लो प्रेशर को, बल को, गति डिस्प्लेसमेंट को नापना है हमें, दाब को, जैसे नहीं डिस्प्लेसमेंट आप कितने गति से चल रहे हो, जो आपका आप देखते हो गाड़ी जब चलाते हो, आपका जब मान लो मोटरसाइकिल जब चलाते हो तो देखते हो ना, लिखता है 50 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, और किसके सिग्नल के फॉर्म में दिखा रहा है? वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में दिखा रहा है, समझ गए? उसके अंदर ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। ट्रांसड्यूसर के मीन्स जो भी अगर डिस्प्लेसमेंट नाप रहा है, अगर वेलोसिटी नाप रहा है, मतलब वेलोसिटी तो दिखा रहा है कितने किलोमीटर पर आवर से, जो भी वेलोसिटी मेजर कर रहा है जो भी इंस्ट्रूमेंट, वो किसके सिद्धांत पे है? ट्रांसड्यूसर उसमें जरूर लगा हुआ है। तो ट्रांसड्यूसर करता क्या है? एक सिग्नल को देख रहे हैं, आप चल रहे हो, मोटरसाइकिल आपकी चल रही है, मतलब डिस्टेंस, वेलोसिटी होती क्या है? एक सिंपल सा मैं समझा रहा हूँ वेलोसिटी से ट्रांसड्यूसर को। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मीन्स आप कितने दूर जा रहे हो, कितने दूर आपकी गाड़ी चली और कितने सेकंड में जा रही है, समझ में आया? जैसे मान लो 1 मीटर चल रहे हो और 1 मीटर 1 सेकंड में चल रहे हो, वेलोसिटी 1 मीटर चल रहे हो 1 सेकंड में चल रहे हो, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर पर सेकंड। इस समझ गए? इस तरह से वेलोसिटी, इसको 1 मीटर पर सेकंड, इसको इस सिग्नल फॉर्म में तुम देखते हो ना अपने गाड़ी पर, सुई दिखते हैं, अगर मान लो कांटे वाली है तो सुई ऐसे रोटेट करती है, 40 पे पहुंच गई, या 50 पे पहुंच गई, या अगर आप लोग पल्सर गाड़ी यूज करें तो उसमें देखते हो लिखा रहता है, उस पर छप कहता है 40 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, तो वो उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट जो मापते हो उसमें ट्रांसड्यूसर लगा होता है। अब समझ गए ट्रांसड्यूसर क्या करता है? आई थिंक समझ में आ गया होगा कि जो भी हम नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल है, क्यों नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डिस्प्लेसमेंट, गति, विकृति, इनको विद्युत राशियों में परिवर्तित कर, इनको जब मापना हो तो विद्युत राशियों में परिवर्तित करता है ट्रांसड्यूसर, इनको मापना हो तो, समझ गए? आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर की क्लासिफिकेशन, बहुत टाइप के ट्रांसड्यूसर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन, रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर, एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर एंड इनवर्स ट्रांसड्यूसर। ये टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर है, टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, समझिए ये टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर है। अब आते हैं, देखो इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हम थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ट्रांसड्यूसर एक तरह से समझ लो सब टॉपिक है। सब टॉपिक मीन्स ट्रांसड्यूसर एक्चुअली इसमें टॉपिक नहीं है, ट्रांसड्यूसर का यूज है इसमें। जो भी तुम जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी वेलोसिटी को मेजर कर, अभी तो बताया हूँ, अभी जो गाड़ी चलाते हो आप लोग तो ट्रांसड्यूसर उसमें लगा होता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें ट्रांसड्यूसर लगा होता है, ट्रांसड्यूसर लगा होता है, समझ गए? तो ये होता है टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। अब देखो अभी मैंने बताया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसडक्शन पे कौन से ट्रांसड्यूसर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर होते हैं, जो भी। अब देखो थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूँगा। अब मैं बताता हूँ पहले एनालॉग ट्रांसड्यूसर। देखिए एनालॉग ट्रांसड्यूसर, जैसा कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान होगा 10th-12th में पढ़े तो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल क्या करता है? एनालॉग ट्रांसड्यूसर या सिग्नल कैसे दिखाई देता है? देखो यहाँ से, तो एनालॉग ट्रांसड्यूसर चेंज द इनपुट क्वांटिटी इनटू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में चेंज करता है, समझ में आ गया? जो भी एनालॉग ट्रांसड्यूसर है, जैसे द स्ट्रेन गेज, लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, इसके बारे में आगे देखेंगे। थर्मोकपल, थर्मिस्टर आर द एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग ट्रांसड्यूसर। देखो ये जो ट्रांसड्यूसर है, स्ट्रेन गेज ट्रांसड्यूसर हुआ, LVDT। देखो स्ट्रेन गेज आ गया ना, स्ट्रेन गेज क्या करता है? स्ट्रेन मेजर करता है। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर वेलोसिटी मेजर करता है। थर्मोकपल टेम्परेचर मेजर करता है। थर्मिस्टर भी टेम्परेचर मेजर करता है। तो ये एनालॉग तो उसमें एनालॉग ट्रांसड्यूसर लगा होता है। जो एनालॉग ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जो भी इनपुट क्वांटिटी दे रहे हो, इनपुट क्वांटिटी मीन्स दे रहे हो, अगर मान लो तुम्हें टेम्परेचर थर्मोकपल से क्या टेम्परेचर मेजर में करना है,
थर्मोकपल के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग कि दो जंक्शन होते हैं, दोनों जंक्शन को डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा जाता है तो उनके बीच में पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, विभव जनरेट हो जाता है। तो उसी जो भी क्वांटिटी होगी, इनपुट क्वांटिटी, उन्हीं को कॉन्टीन्यूअस फंक्शन में सतत फलन में चेंज करता है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन में। जैसे कॉन्टीन्यूअस फंक्शन में जैसे एन ऐसे ऐसे कॉन्टीन्यूअस चलेगा, कॉन्टीन्यूअस, बीच में ब्रेक नहीं होगा। समझ में आ गया? ये हो गया। अब देखते हैं डिजिटल ट्रांसड्यूसर। ठीक है, डिजिटल इसका जस्ट उल्टा होता है। जिस तरह से एनालॉग क्या करता है, कॉन्टीन्यूअस फंक्शन में चेंज करता है जो भी इनपुट दे रहे हो, डिजिटल क्या करता है, उसको पल्स के रूप में, डिजिटल पल्स के रूप में, पल्स में सतत नहीं होता है, इसमें कॉन्टीन्यूअस नहीं जो फंक्शन होता है, इसमें पल्स कैसे दिखाता, पल्स ऐसे ऐसे ऐसे, देख रहे, ऐसे ऐसे दिखता है, ब्रेक होगा ऐसे ऐसे। समझ में आ गया? तो कॉन्टीन्यूअस नहीं दिखेगा, तो उससे कहते हैं डिजिटल ट्रांसड्यूसर। जैसे दिल की धड़कन में से ये देखो, पल्स क्या होता है, दिल की धड़कन ही तो होता है पल्स, उसी तरह के सिग्नल के रूप में दिखाता है। अब आते हैं, देखते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर। इसको कहते हैं सक्रिय ट्रांसड्यूसर। देखो ट्रांसड्यूसर का इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रांसड्यूसर ही होता है। सक्रिय ट्रांसड्यूसर, देखो सक्रिय ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। सक्रिय ट्रांसड्यूसर वे ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनके आउटपुट को दिखाने के लिए किसी बाह्य विद्युत ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम बाहर से अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल न भी, मीन्स अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिक करंट से न भी जोड़े ना, तो भी ये आउटपुट दिखाएगा, तब भी ये ट्रांसड्यूसर चलेगा। समझ में आ गया? ये ट्रांसड्यूसर स्वयं वोल्टेज या विद्युत धारा उत्पन्न कर लेते हैं। एक्टिव ट्रांसड्यूसर, एक नाम से ही लग रहा है एक्टिव, ये खुद एक्टिव है, मतलब मीन्स ये खुद अपना सब कुछ करने के सक्षम है। ये ट्रांसड्यूसर ऐसे ट्रांसड्यूसर है, जैसे मान लो अगर एक्टिव ट्रांसड्यूसर रहेगा तो उसको बाहर से किसी बैटरी से या लाइट हमारे घर में जो आती है, एसी करंट आती है, उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये जो ट्रांसड्यूसर होते हैं, ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होगी, डिवाइस जो भी ट्रांसड्यूसर होगा ये इसमें, वो अपने आप इतना कैपेबल रहेगा कि अपने आप क्या करेगा, स्वयं वोल्टेज को और विद्युत धारा को उत्पन्न कर लेगा। बाहर से बैटरी से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब देखो पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं। देखो पैसिव ट्रांसड्यूसर इसको कहते हैं निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर। निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर वे ट्रांसड्यूसर होते हैं जिनके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत राशि में परिवर्तित करने के लिए बाह्य विद्युत ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। देखो बाह्य एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देखो डिवाइस यू कन्वर्ट द गिवन नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स अविद्युत ऊर्जा। अविद्युत ऊर्जा मीन्स जैसे मैकेनिकल एनर्जी हो गया। मैकेनिकल एनर्जी को अगर मान लो कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, बाह्य विद्युत ऊर्जा स्रोत की ज़रूरत पड़ती है। उन्हें पैसिव ट्रांसड्यूसर कहते हैं। जैसे रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर ना हो गया, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर हो गया, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। अभी पढ़ेंगे रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर क्या होता है। समझ में आ गया? ये होते हैं टाइप। इसमें अब आगे देखते हैं और टाइप कौन से ट्रांसड्यूसर के होते हैं, देखते हैं। देखिए बेस्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व। अब इलेक्ट्रिकल जो भी इलेक्ट्रिकल के सिद्धांत जो इन्वॉल्व रहेंगे, उसके बेस पे ट्रांसड्यूसर को कैसे क्लासीफाई किया गया वो देखते हैं। जैसे पहला है वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर, दूसरा है वेरिएबल इंडक्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर, थर्ड है वेरिएबल कैपेसिटेंस टाइप ट्रांसड्यूसर मीन्स परिवर्तनीय प्रतिरोध प्रकार का ट्रांसड्यूसर, परिवर्तनीय प्रेरकत्व प्रकार का ट्रांसड्यूसर, परिवर्तनीय धारिता प्रकार का ट्रांसड्यूसर। देखते थोड़ा थोड़ा सबके बारे में। ये इसके 3 टाइप के जो भी इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल इसमें क्या होगा, जो भी ये क्लासीफाई किया गया है ना, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा रहेगा। समझ गया? अब देखो पहला देखते हैं। पहला है आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर। अब देखिए ये क्या, अच्छा देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर क्या कर, जैसे आप लोग रेजिस्टेंस जानते हो, रेजिस्टेंस जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है। कंडक्टर मीन्स कौन सा वायर है, एल्युमिनियम का वायर है या कॉपर का वायर है। ऐसे इतना मोटा नहीं रहेगा, लेकिन दिखाने के लिए थोड़ा सा इतना मोटा वायर है,
समझ गए, ये वायर है। कौन सा वायर है? इलेक्ट्रिक किसका, कॉपर का वायर भी हो सकता है और एल्युमिनियम का वायर। अगर मान लो इसका एरिया ए है, लेंथ एल है और रजिस्टिविटी रो है, तो इसका रजिस्टेंस कितना होगा? आप जानते हो कि हर एक वायर का रजिस्टेंस होता है, समझ गए, प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? फार्मूला R = ρL/A प्रतिरोध, इसका फार्मूला ρL/A होता है। इसका मतलब इस तार का प्रतिरोध कैसे कैसे बदल सकता है। या तो इस रो क्या है? ये रजिस्टिविटी, ये किस पे निर्भर करती है? मटेरियल पे निर्भर करती है। मटेरियल मीन्स अगर ये कॉपर का रहेगा तो इसकी रजिस्टिविटी कुछ और होगी, अगर ये एल्युमिनियम का रहेगा तो इसकी रजिस्टिविटी कुछ और होगी। और एल क्या है? लेंथ ऑफ वायर, कितने लेंथ तक आप कंसीडर कर रहे हो वायर को। ए मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। वायर जानते हो आप, गोल होता है, उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है। समझ में आ गया? तो अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ चेंज हुआ तो रजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। समझ में आया? देखो रो तो चेंज नहीं हो सकता। अगर मान लो कॉपर का वायर ले ले तो कॉपर का ही रखो, तो उसको देख रहे हो। अगर मटेरियल चेंज करोगे तो चेंज होगा। लेंथ चेंज कर सकते हो, या एरिया से आप इस वायर का लेंथ चेंज कर दो, या इस वायर को पतला बना दो, एरिया चेंज कर दो। एरिया चेंज होने का मतलब क्या? अगर मान लो ये वायर है, इसका एरिया ए है, तो इस वायर को और छोटा बना दो, इसका एरिया चेंज हो जाएगा। या लेंथ चेंज कर दो, जैसे मान लो पहले लेंथ ये तक कट के यहाँ पे इतना लेंथ बना दो, तो इसका रजिस्टेंस चेंज हो सकता है। = ρL/A, ये पढ़े होंगे आप लोग 10th में या 12th में। तो रजिस्टेंस जो होता है तो वही है कि जो वेरिएबल रजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर जो होता है, इसी रजिस्टेंस पे निर्भर करता है। अगर हम रजिस्टेंस बदलेंगे, रजिस्टेंस अगर चेंज करेंगे तो अगर हम लेंथ चेंज करेंगे या एरिया चेंज करेंगे तो रजिस्टेंस चेंज होगा। जैसे देखिए, अब समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट। अब देखिए, ये ट्रांसड्यूसर रेखीय गति अथवा कोणीय गति के परिवर्तन में बदलता है। ये ट्रांसड्यूसर रेखीय गति अथवा कोणीय गति को प्रतिरोध के परिवर्तन में बदलता है। मीन्स जो भी ट्रांसड्यूसर होता है, अगर लीनियर मोशन हो रहा है या एंगुलर मोशन, लीनियर मोशन में अगर मान लो रास्ते में ऐसे तुम गाड़ी लेके जा रहे हो तो लीनियर मोशन हो गया। एंगुलर मोशन मीन्स आप घुमाते हुए ले जा रहे हो, घुमा रहे हो, इसी तरह इसे एंगुलर मोशन कहते हैं। तो जो भी ये ट्रांसड्यूसर होते हैं, अगर लीनियर मोशन या एंगुलर मोशन दोनों ट्रांसड्यूसर रेखीय गति या कोणीय गति को जो भी मोशन हो रहा है उनको प्रतिरोध के परिवर्तन में बदलता है, उनको प्रतिरोध के परिवर्तन में बदलता है। समझेगा? नाम से रजिस्टेंस टाइप, रजिस्टेंस में इसे रजिस्टेंस में बदलेगा। कौन से रजिस्टेंस को? देखो, ट्रांसड्यूसर किसी न किसी सिग्नल को बदलेगा। जैसे आपका यहाँ पे कौन सा सिग्नल है, यहाँ पे सिग्नल के फॉर्म में कौन सा मिल रहा है? रेखीय गति मिल रहा है। रेखीय गति क्या है? आप किसी, ये मैकेनिकल सिग्नल है एक तरह से, आप रास्ते में दौड़ते हुए जा रहे हो, लीनियर मोशन कर रहे हो तो पैरों से चलोगे या गाड़ी चलेगी। समझ में आ गया? अब प्रतिरोध के परिवर्तन मीन्स ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। इसमें एक परिवर्तनीय प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। जब प्रतिरोध के परिवर्तन में बदल रहा है तो इसमें परिवर्तनीय प्रतिरोध का उपयोग जरूर करेगा, तथा एक प्रतिरोध अवयव के ऊपर स्लाइड को चलाने के से प्रतिरोध का मान बदलता है। स्ट्रेन गेज, प्रतिरोध थर्मामीटर, फोटो कंडक्टिव सेल इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर के उदाहरण हैं। जैसे स्ट्रेन गेज हो गया, स्ट्रेन गेज आगे पढ़ेंगे। स्ट्रेन गेज क्या करता है? स्ट्रेन मेजर करता है। मैं स्ट्रेन गेज, जब स्ट्रेन को मेजर करना है तो क्या करोगे? उसमें कौन सा ट्रांसड्यूसर रहेगा? वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप का ट्रांसड्यूसर रहेगा। समझे? स्ट्रेन क्या है? एक मैकेनिकल क्वांटिटी है। उसी मैकेनिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी किस में बदलेगा? रजिस्टेंस में बदलेगा। देखो रजिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, ध्यान दो। को चित्र में दिखाया गया है, स्लाइडर को चलाने के लिए एक यांत्रिक भुजा शक्ति, एक यांत्रिक, जैसे यहाँ पे एक स्लाइडर है, देख रहे हो स्लाइडर, यहाँ पे एक ऐसे, इसको समझ लो एक तरह से। यहाँ डायग्राम मैं बनाना चाहता हूँ, अभी रुक जाओ। एक ऐसे डायग्राम, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये स्लाइडर मूव करता है। इस स्लाइडर को चलाने के लिए कुछ चाहिए, स्लाइडर को बाहर से कनेक्ट कर देते हैं। स्लाइडर इस रेजिस्टेंस पे मूव करता है, आगे पीछे दौड़ सकता है। तो
तो यही है, देखो स्लाइडर को मूव कर रहा है इसमें। तो पहले रजिस्टेंस की लंबाई कितनी है, एल है, एल है ना। तो एल है तो क्या होगा, जब एल में चेंज होगा, जैसे मान लो ऐसे एक डायग्राम बना, देखो ऐसे ऐसे मान लो यहाँ पे रजिस्टेंस है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक विद्युत है, जब इसे इसमें जब स्लाइडर क्या करेगा, पहले लंबाई ये थी, अब क्या करेगा, इस पे स्लाइडर मूव कर रहा है, आगे पीछे मूव कर रहा है। अब क्या करो, जब ये स्लाइडर, मान लो अभी इसको डायग्राम को फिर से बना रहा हूँ, मान लो ये स्लाइडर आपका, ये स्लाइडर यहाँ पे पहुँच गया, मतलब रेजिस्टेंस इतना पूरा एल है। ध्यान से देखना, देखो ये मान लो रेजिस्टेंस की लंबाई एल है, ये एल है। अब क्या करो, स्लाइडर तो यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इसकी लंबाई ये एल हो गई यहाँ पे, समझा क्या। तो इस स्लाइड, ये जो पॉइंटर है, ये स्लाइडर जो इस रेजिस्टेंस पे, तो इस स्लाइडर पे अगर रेजिस्टेंस दिखाने के लिए क्या करोगे, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, क्योंकि यहाँ पे दूरी एल है, ये दूरी सिर्फ स्मॉल एल है, ये दूरी देख रहे हो, ये दूरी स्मॉल है, अब पूरी लंबाई एल है। अगर ये स्लाइडर पहले यहाँ था, अगर मान लो स्लाइडर यही यहाँ आगे मूव करके, तो लंबाई इतनी हो जाएगी, देख रहे हो, लेंथ में चेंज हो रहा है, तो लेंथ में चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस में भी चेंज होगा, वही रेजिस्टेंस में चेंज आपका इसका कॉन्सेप्ट होता है, जैसा मैंने अभी शुरू में बताया है। समझ आ गया ये। अब आगे देखते हैं वेरिएबल इंडक्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ये कौन सा ट्रांसड्यूसर होते हैं, जैसे नाम से लग रहा है कि वेरिएबल इंडक्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर। वेरिएबल इंडक्टेंस मीन्स इसमें, जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप ट्रांसड्यूसर में आप रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। रेजिस्टेंस को चेंज कैसे कर सकते हैं, आप लेंथ को चेंज कर दें रेजिस्टेंस का, तो स्लाइडर इसमें मूव करा के हम रेजिस्टेंस को चेंज कर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इंडक्टेंस को चेंज करें। इंडक्टेंस को चेंज कैसे कर सकते हो, जैसे आप क्या करो, आप जानते हो इंडक्टेंस क्या होता है, प्रेरकत्व। जब आप जानते हो कि किसी भी, जब सीधे कोई कुंडली है, कॉइल है, जैसे कोई मान लो रॉड है, रॉड ध्यान से देखो, ये रॉड है, अगर इस पे वायर लपेटा हुआ है, ये कौन सा रॉड है, मेटल रॉड है, मेटल रॉड में लोहे का छड़ है, मेटल रॉड पे ये वायर लपेटा हुआ है। अगर इस वायर में करंट हम भेजेंगे, मीन बाहर से अगर मान लो बैटरी से कनेक्ट कर इसमें करंट भेजेंगे, तो इस करंट के कारण इस रॉड के चारों तरफ, इसमें वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। समझ में आया। तो उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, मान लो अभी देखना, ध्यान से देखना थोड़ा सा, मैं इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं तो ध्यान से देखना थोड़ा। जैसे अभी क्या बता रहा था मैं, हाँ, ये मान लो ऐसे मैंने बना दिया, सॉरी, अभी ये ऐसे रॉड को ऐसे मैंने, अब इस पे ऐसे मैंने वायर लपेट दिया, इस वायर में मैंने करंट भेजा, इस वायर, और यहाँ पे दूसरा वायर है, इस वायर में जब करंट भेजा, तो मैंने बोला है कि जब ये लोहे का छड़ होगा, इसके बीच में रहेगा, तो जब इसमें करंट फ्लो होगा, मीन्स जब इसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे, तो इसमें एक चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और उसी चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र को कैसे दिखाते हैं, मान लो ये लोहा या चुंबक है, तो एन या तो एन से लेके एस निकलता है, एन से एस निकलता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे निकालते हैं, ऐसे एन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे जाती है चुंबकीय क्षेत्र। तो यही जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर किसी एरिया में देखा जाता है तो उसे फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। अगर इसी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। वही विद्युत वाहक बल के कारण
जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा तो उसी के कारण दूसरे में करंट उत्पन्न। कैसे दूसरे में करंट? मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट के कारण इसमें प्रेरण के कारण जिसे मैंने पढ़ा इंडक्टेंस के कारण इसमें क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और जब इसमें आप जान लो, जब इसमें जो ये मेटल रॉड लगाए, आप मेटल रॉड को इसमें मूव कराओगे आगे पीछे तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन आएगा। अब फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, इसके कारण इसमें भी फ्लक्स में परिवर्तन आएगा तो इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। उसी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के इसमें भी करंट पैदा हो जाएगी। समझ में आ गया? तो यही इसका सिद्धांत है। इसे लग रहा है जैसे में लिखा है एक ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिक सर्किट के ये ट्रांसड्यूसर एक विद्युत परिपथ के चुंबकीय कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित होते हैं। इसमें एक स्थायी चुंबकीय कोर परमानेंट मैग्नेटिक कोर होती है जिस पर एक सीधे कॉइल लपेटी गई होती है। अभी मैंने बताया जब एक लोहे की प्लेट को चुंबक के सापेक्ष चलाया जाता है तो फ्लक्स के क्षेत्र टूटता है और कुंडलों से एक वोल्टेज कुंडलों में एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। वोल्टेज में परिवर्तन प्लेट में विस्थापन के समानुपाती होता है। एडी करंट गेज तथा एलवीडीटी इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर है। देखो अभी तो मैंने बताया है, जैसे ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया है कि जैसे मान लो ये आपका लोहा है, इस लोहे पे आप क्या करो, वायर लपेट दो। जब इस वायर में बाहर से इस बाहर को करंट से जोड़ दोगे तो इसमें करंट के कारण क्या होगा, करंट के कारण इसमें विद्युत धारा के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा। विद्युत धारा के कारण इसमें इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इसे कहते हैं सोलेनॉइड कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे सोलेनॉइड, अगर 10th और 12th में पढ़े होंगे, नहीं ध्यान आए तो कोई बात नहीं। जैसे अगर मान लो कोई रॉड है, उसके चारों तरफ वायर को लपेट दिया, उस वायर में करंट फ्लो करा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, उसे सोलेनॉइड कहते हैं। इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। मैग्नेटिक फील्ड के चारों चुंबकीय क्षेत्र, अगर किसी लोहे को और ले जाओगे ना, अगर लोहा का कोई टुकड़ा को ले जाओगे नहीं आकर्षित कर लेगा तुरंत का तुरंत। अगर घर पे आप चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई लोहा लेना, उसके चारों तरफ वायर लपेट देना, उस वायर में करंट फ्लो कराना तो देखना उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो अगर इस लोहे को क्या करेंगे हम आगे, भाई जैसे अगर मान लो उसके चारों तरफ वायर लपेटा गया है तो चारों तरफ वायर लपेटा गया तो आप क्या कर सकते हो, लोहे को उस वायर में ऐसे आगे, इस लोहे को क्या करो, लोहे के टुकड़े को इस वायर में आगे पीछे सरका सकते हो आप। तो इसके कारण क्या होगा, जब आगे पीछे सरकाओगे, जैसे मान लो पहले लोहा इतना बड़ा था, इसके चारों तरफ कुंडली पूरे अंत तक वायर लपेटा गया था। अब इसको हम थोड़ा सा और खिसका दिए आगे। जब आगे खिसका दोगे तो कैसा दिखाई देगा, ध्यान से देखना। जब इसके आगे पीछे खिसका दोगे तो वायर तो थोड़ा इधर ही रहेगा और तुम्हारा इसका कुछ हिस्सा आगे निकल जाएगा वायर से। देख रहे हो, पहले पूरे इसके अंत तक था। अब क्या करोगे, ये लोहा जो है, इसमें लोहा इस वायर के आगे चला गया तो जो इतना दूर खाली जगह बना, पहले तो चुंबकीय क्षेत्र पूरा था, अब इतना दूर चुंबकीय क्षेत्र नहीं रह गया क्योंकि लोहा इसके अंदर नहीं है। तो जो ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं रह गया तो परिवर्तन हुआ कि नहीं चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। जब चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय फ्लक्स क्यों कहेंगे, जब किसी एरिया में देखेंगे तो फ्लक्स कहेंगे। तो जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा, वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। उसी वोल्टेज में परिवर्तन प्लेट के जो विस्थापन के समानुपाती होती है। मतलब प्लेट को जितना आगे पीछे अगर दूर तक ले जाओगे वही उतना ही वोल्टेज उत्पन्न होगा। समझ में आ गया? तो विस्थापन जितना ही विस्थापित करोगे उतना ही वोल्टेज में परिवर्तन होगा, ये होता है इसके पास। अब आगे देखते हैं वेरिएबल कैपेसिटेंस टाइप ट्रांसड्यूसर। देखिए ये ट्रांसड्यूसर कौन से होते हैं। देखिए इसमें नाम से लग रहा है कैपेसिटेंस को हम वेरिएबल करेंगे। ये ट्रांसड्यूसर वो ट्रांसड्यूसर जिसमें कैपेसिटेंस क्या होता है, किसी भी जैसे आप जानते हो कोई भी कैपेसिटेंस एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो कैपेसिटी होती है, जिसको इलेक्ट्रिक को धारण करने की क्षमता होती है। जैसे इसका हिंदी होता है धारिता।
मतलब जो इलेक्ट्रिक से जो करंट को धारण कर सकता है, करंट को धारण करने की क्षमता होती है, समझ में आ गया, उसे कैपेसिटेंस कहते हैं। तो इसमें क्या करो, कैपेसिटेंस को बदलो। पहले रेजिस्टेंस को बदले आप तो वेरिएबल रेजिस्टेंस बदला, फिर उसके बाद प्रेरक को चुंबकीय क्षेत्र को बदले तो प्रेरकत्व तो हो गया। अब क्या करो, कैपेसिटेंस को बदल दो। तो ये ट्रांसड्यूसर मापी जाने वाली भौतिक राशि उत्पन्न धारिता परिवर्तन के सिद्धांत पे काम करती हैं। धारिता परिवर्तन मीन्स कैपेसिटेंस को बदल दो। चित्र में परिवर्तनित धारिता ट्रांसड्यूसर की कार्यविधि प्रदर्शित है। देखो ये धातु ब्लॉक है। अब क्या करो, इसको विस्थापित कर दो। इसके पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल है, अब इसको विस्थापित कर दो। देख रहे हो ये कैपेसिटेंस कैसे बनाते हैं, जानते हो? एक प्लेट ये होता है, दो प्लेट होता है, एक प्लस यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यही तो कैपेसिटेंस होता है। धारण करता है, दो प्लेट होते हैं, तो एक स्थिर प्लेट होता है, एक फिक्स प्लेट होता है। जैसे देखो ध्यान से, इसका कॉन्सेप्ट आगे मैं यूज करूँगा। इसका ये ट्रांसड्यूसर होता है। जैसे मान लो ये कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर दो प्लेटों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो धारण करता है विद्युत को, धारिता। एक प्लेट ये हो गया, ये प्लेट है, प्लेट 1, ये आपका प्लेट 2। जब इनके बीच में पहले डिस्टेंस d है, एक ये स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, ये मूव करता है, ये अस्थिर रहेगा। जब इस प्लेट को मूव कराओगे इधर, तो इनके बीच में जो दूरी है ये परिवर्तित होगी। कैसे? जैसे मान लो कैपेसिटेंस के बीच की दूरी पहले ये d है। अब क्या करो, इसको इधर मूव कराओ, क्योंकि ये तो स्थिर है, ये तो फिक्स है, लेकिन ये चल सकता है ना। कैपेसिटर हमेशा दो प्लेट का कॉम्बिनेशन होता है। जब इसको मूव करोगे तो ये पहले d था, मान लो d था 2 सेंटीमीटर। अब जब इसको मूव कराए तो अब कितना बन गया, 4 सेंटीमीटर। तो यही जो डिस्टेंस में मूव कराने के कारण इसकी धारिता बदलती है। इसकी जो कैपेसिटेंस होती है, पहले कैपेसिटेंस इसकी कुछ और होगी, अब इसकी कैपेसिटेंस कुछ और होगी। समझ में आ गया? तो इसकी धारिता जो बदलती है, इसी को परिवर्तन को हम धारिता के परिवर्तन को यूज करते हैं, आगे बना देते हैं कैपेसिटेंस बना देते हैं। मीन्स जो भी हम आगे बनाएंगे, जो भी इक्विपमेंट जिसे जो मेजर करेगा, इसी कॉन्सेप्ट पे मेजर करेगा। समझ में आ गया? तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए कैपेसिटेंस का यूज कर सकते हैं, कैपेसिटेंस के परिवर्तन को। अब आगे देखेंगे और भी ट्रांसड्यूसर होते हैं। शायद कैपेसिटेंस इसकी जो ये डी होती है, मान लो दूरी होती है, तो C=εA/d होता है। मतलब जो कैपेसिटेंस होता है वो डी के प्रोपोर्शनल। डी मतलब क्या, इन दोनों के बीच की दूरी। अगर एक प्लेट को लेके खूब दूर चले जाओगे, जब डी बढ़ेगा तो C कैपेसिटेंस घटेगा। समझ में आ गया? ये होता है। अब आते हैं आगे, देखते हैं लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। अब आगे अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। चलो धन्यवाद।